Hi everyone, welcome to back my YouTube चैनल कैपिटल मार्केट। तो आज लोग हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक्स्ट्रा अर्न कर पाएंगे फिक्स्ड डिपॉजिट पे। यहाँ पे लेकिन कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है और ये जो मैं आपको ये एक आइडिया देने जा रहा हूँ वहाँ से आप कैसे एक अर्निंग कर सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट पे। लेकिन इसमें भी थोड़ा रिस्क तो रहेगा, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड रिस्क होगा। तो चलिए चलते हैं पहली मेरी स्लाइड पे। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आप लास्ट तक देखिए, आपको पक्का यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा और ये एक अच्छा आइडिया है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, मार्केट में ये भी है एक, लेकिन आपको वो फाइंड करना है। एक आपको वे पता होना चाहिए कि कैसे ऑन फिक्स डिपॉजिट, आपको फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैसा है, तो वो उस पर आप रिस्क नहीं ले सकते। तो वो उसको ऐसे यूज़ करना है, एक टूल की तरह यूज़ करना है, ताकि हम लोग फिक्स डिपॉजिट पे भी अर्न कर पाए और दूसरे हम लोग पैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत यूनिक आइडिया है, तो लास्ट तक जुड़े रहे और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो नोट करके रखिए, क्योंकि वो लास्ट तक आपको काम आने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपने पढ़ ही लिया है हाउ टू अर्न एक्स्ट्रा मनी ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीओ क्या है। वो जो हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट में आईपीओ के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो जिसको पता है वो ठीक है, और जिसको नहीं पता है वो एक बार समझ लीजिए, ताकि आपको भी आसानी रहेंगे, और जिसको पता है वो एक बार रिकैप भी कर सकता है। आईपीओ में 5 मिनट में ये पूरा आईपीओ कवर करूंगा, तो लास्ट तक देखिए। आईपीओ क्या है? बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। ये कोई भी प्राइवेट कंपनी रहती है, अगर उसको कैपिटल गेन करना है या कुछ आगे प्लांट को बड़ा करना है, कहीं पे कैपिटल यूज़ करना है, या तो जो उन्होंने लोन लिया है अगर वो उसको कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कुछ अपना जो हिस्सेदारी है वो ऑफर करती है, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी प्रोसेस क्या है? कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो वो मैंने आपको बताया कि पे ऑफ डेथ है, इन्वेस्ट है इन न्यू प्रोजेक्ट, फंड एक्सपांसन में भी यूज़ हो सकता है, जो लिक्विडिटी फॉर ओनर्स, जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं। एंजल इन्वेस्टर में क्या रहता है कि जब कंपनी के फाउंडेशन होती है तब वो लोग आइडिया पे पैसे लगाते हैं, ना कि कंपनी पर। हम लोग क्या करते हैं आईपीओ में, एक बार कंपनी खड़ी हो गई, उसको रन किया, फिर वो प्रॉफिट में आई, तब जाके हम लोग पैसा लगाते हैं। तो हम लोगों के पास एक अच्छा रहता है कि भाई हम लोग कम अमाउंट में भी डाल सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर में ऐसा कुछ नहीं रहता, वो बहुत अच्छा अमाउंट डालते हैं। वो उनको पता है कि ये बहुत ही हाई रिस्क है एंजल इन्वेस्टर के लिए, तो उनको भी एक एग्जिट के लिए मिल सकती है, और एम्प्लॉय के लिए भी वो लोग कुछ शेयर छोड़ते अपने जो वहाँ पे काम करते हो, ठीक है। फिर हम लोग चलते बेनिफिट क्या है। तो एक ही बेनिफिट है कंपनी के लिए कि वो एक कैपिटल राइज होता है, फिर एक आपकी कंपनी लिस्टेड है तो उसको एक अलग तरीके से देखा जाएगा। कहीं पे मान लीजिए आप कोई बड़ा टेंडर आने वाला है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और उसी में पार्टिसिपेट होती है, तो वहाँ पे कुछ फॉर्म रहते हैं, वहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं कि आप लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड है। तो वो एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है कंपनी के लिए, तो ये उनके लिए भी बेनिफिट है। तो एक इमेज भी क्रिएट अच्छी होती है, और दूसरा वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फंड भी आपके पास आ जाता है, तो काफ़ी बेनिफिट भी रहते हैं उसमें। रिस्क क्या रहता है? तो जो शेयर होल्डर है, क्योंकि आपके पास अगर 100% पार्टनरशिप है, तो वो आपको कम करनी पड़ेगी, तो आपका जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम हो सकता है, और कुछ ज़्यादा नहीं। रेगुलेटरी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हर 3 महीने में आपको एक ऑडिट देना है, आपकी बैलेंस शीट देनी है, वो सब रहता है इसमें। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आपने आईपीओ के जरिए अपने फंड जुटाने की कोशिश की है, तो वो एक मैटर रहता है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि आईपीओ को आपने समझ लिया है कि आईपीओ क्या है, तो मैंने आपको बता दिया आईपीओ क्यों आता है, वो भी मैंने बता दिया। अभी ओडी क्या है? तो मैं जो हम लोग आइडिया लेके आए हैं वो है ओवरड्राफ्ट। ओडी का पूरा नाम है ओवरड्राफ्ट। वो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में हम लोगों को मिलती है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट क्या रहता है और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, क्योंकि हम लोग बैंक से ओडी जनरेट करते हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट भी रहता है।
मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपीज़ का एक फिक्स्ड डिपॉजिट है। आप जैसे वहाँ पे बैंक में जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई मुझे ओडी करना ही सेम ही अकाउंट में करना है, याद रखिए सेम अकाउंट में ही करना है। तो वो क्या करेगा, 80 से 90% ओडी में आपको जो अमाउंट मिलने वाली है वो फिक्स डिपॉजिट की है। मान लीजिए कि 80% मिल जाती है, तो करीब करीब 10 लाख का 80% 8 लाख रुपीस हो गया है। तो वो 8 लाख आपको ओडी जनरेट करके देगा। किसके अगेंस्ट में? आपकी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? इंटरेस्ट रेट जनरली मान लीजिए आपने 7% पे और 10 लाख की ओडी की है, तो उसका इंटरेस्ट रेट 9% या 8.5% के आसपास रहता है। 1 से 2% के अंदर रहता है, वो बैंक के डिपेंड करता है, ठीक है। रीपेमेंट भी सेम ही है। जब आप पैसा वापस करेंगे तो वो जो आपका जहाँ से आपने कितने दिन के लिए रखा है वो भी मैटर करता है। फिर आप वापस उनको रीपेमेंट करेंगे तो जितने दिन का आपने यूज़ किया उतने ही दिन का आपको रीपेमेंट करना है और इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो ये ओडी का मैंने आपको बता दिया कि ओडी कैसे करना है। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप ओडी जनरेट करो अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, तो आपको बैंक में जाके बोलना है कि मुझे सेम ही अकाउंट में ओडी जनरेट करके दे। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपको जब भी ये आप प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको यही बैंक में जाना है और बोलना है कि सेम ही अकाउंट में मुझे ओडी जनरेट करके दे, ठीक है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसी में ही दे। काफ़ी सारी बैंक ये नहीं करती है, लेकिन कुछ बैंक है, मैं बहुत सारे बैंकों को नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है एसबीआई, फिर ये यूनियन बैंक, बीओबी, ये सब नहीं करता, बैंक ऑफ बड़ौदा भी नहीं करता। एक आईडीएफसी बैंक ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कुछ ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा उसको पूछना भी है। जैसे कि मैंने ओडी जनरेट कर दिया, ठीक है, 10 लाख का, और सेम अकाउंट में मेरे 8 लाख जनरेट हुए, तो पूछना भी हम लोगों को पूछना भी और इंक्वायरी भी करनी है कि क्या इसी ओडी पे मुझे जब मैं यूज़ करूँगा तभी मुझे इंटरेस्ट पे करना है ना। क्योंकि काफ़ी बैंक क्या करती है कि ओडी आपको जनरेट करके दे दिया, जैसे ओडी जनरेट हुआ आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से। तो हम लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इसी केस में। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी प्लान में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रोवाइड करती है ये फैसिलिटी, आपको ओडी जनरेट करके देती है और वो भी सेम अकाउंट में। और जब जैसे कि हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको अलॉटमेंट लग गया है, ठीक है। तो आपको जैसे अलॉटमेंट लगा, मान लीजिए कि आपने स्मॉल HNI डाली है 2,10,000 के आसपास मेन बोर्ड की, तो 2,10,000 जैसे लगा तो उसमें से जो 8 लाख है उसमें से 2,10,000 कट गए क्योंकि आपको लगा है। तो आपको 2,10,000 जो लगा है उसका ही आपको रीपेमेंट करना है, ठीक है। बाकी के जो 6 लाख कुछ भी बचा है उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना, क्योंकि आपने ऐसे उसको यूटिलाइज किया ही नहीं है। तो वो आपके अकाउंट में सिर्फ शो कर रहा है, आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो वो आपको इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना है, ठीक है। जो बाकी बैंक में ऐसा सिनारियो नहीं है। जैसे आपने 10 लाख की जैसे ओडी जनरेट कर दी 8 लाख की, तो 8 लाख पे जैसे ओडी जनरेट होगी उसी दिन से आप पे इंटरेस्ट रेट लगाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो बैंक में हम लोगों को एफडी नहीं करना है, याद रखें, उसी बैंक में हम लोगों को एफडी नहीं करना है, ना ही उसमें ओडी जनरेट करनी है। ये फैसिलिटी सिर्फ मेरे हिसाब से, तो मैंने काफ़ी इंक्वायरी नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये फैसिलिटी देती है। तो आप लोगों को आईडीएफसी फर्स्ट में जाके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तब जब आपको आईपीओ लगे और पैसा कटा बैंक में से, तभी आप लोगों के पास इंटरेस्ट रेट आपको पे करने हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट रेट पे ही नहीं करना है। अभी चलते फिर आगे फर्दर और डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आईपीओ कब ओपन होता है, उसका प्रीमियम क्या है, वो सब हम लोगों को देखना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट आपको दिखाई है, ये आईपीओ प्रीमियम है, आईपीओ वॉच है, ये सब आप एक बार नोट कर लीजिए। ये 5 वेबसाइट हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या है प्रीमियम, वो किस तरह से वर्क करता है, इसका बेनिफिट और नुकसान क्या है वो देखेंगे। ये आप नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है आईपीओ के लिए। कब आईपीओ ओपन होता है, लास्ट डेट कौन सी है, अलॉटमेंट कौन सी डेट को है, ये सब हम लोगों को पता चलता है। ये आईपीओ प्रीमियम मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा वेबसाइट है। पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, ठीक है। चलिए चलते सेकंड स्लाइड पे। प्रीमियम क्या है, क्योंकि आपको आईपीओ भरना है प्रीमियम के बेस पे भरना है। तो प्रीमियम जीएमपी, उसको शॉर्ट फॉर्म में जीएमपी बोलते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये क्या है, अनऑफिशियली प्राइस है बिफोर लिस्टिंग, ठीक है।
अनऑफिशियल है, उस ये कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि जीएमपी 50 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़ ही मिलेगा, ऐसा नहीं, ये अनऑफिशियल ही है। और ये बिफोर लिस्टिंग से पहले ये प्रीमियम चलता है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। फिर ग्रे मार्केट जीएमपी, तो जीएमपी में मैं आपको एक बार, जिसको पता है वो देख ले, और जिसको नहीं पता है वो भी एक बार देख ले और नोट कर ले, ठीक है। मान लीजिए कोई आईपीओ प्राइस बैंड पे आया है 100 से 110 रुपया, ठीक है, 100 से 110 के रुपीस में उसने एक आईपीओ अपना वो किया है, पेपर डाला है, यानी आपको कट ऑफ प्राइस ये मिली है। मान लीजिए कि जीएमपी 50 रुपीज़ चल रहा है, तो शायद लिस्टिंग के दिन वो 160 के आसपास खुलेगा, ये पक्का नहीं कि 50 रुपीज़, लेकिन 160 भी हो सकता है, 155 भी हो सकता है, 170। 50 रुपीज़ का मतलब जीएमपी मतलब 50 रुपीज़ हम लोगों को गेन मिल सकता है वो लिस्टिंग के डे, लेकिन ये यानी ये अनऑफिशियली है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव भी रहता है, क्योंकि काफ़ी बीच में मैं आपको एक आईपीओ के बारे में बता, तो दिल्ली का एक आईपीओ था एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का एक आईपीओ था, वो जो कार डीलर का था। तो जीएमपी उसका 100 रुपये कुछ 110 रुपये उसकी प्राइस थी कट ऑफ, और प्रीमियम चल रहा था 120 130 रुपये। लेकिन जस्ट लिस्टिंग के एक ही दिन पहले, क्योंकि उसको 7 करोड़ चाहिए थे और आ गए थे कुछ 10-12 हज़ार करोड़ के आसपास, एग्जैक्टली अमाउंट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 10-12 हज़ार करोड़ के आसपास आ गया था। तो क्या हुआ कि मार्केट में पूरा रायता फैल गया कि भाई ये तो डीलरशिप है, ऑटो मेकर है, 3-4 एम्प्लॉय है, 3-4 डीलरशिप है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो प्रीमियम था वो पूरा लिस्टिंग के दिन कुछ नहीं हुआ। जो अच्छा हुआ कि एटलीस्ट नेगेटिव नहीं खुला, नहीं तो काफ़ी केस में नेगेटिव भी खुलता है। लेकिन जो 110-120 रुपया जीएमपी था वो जीरो हो चुका था लिस्टिंग डे। तो ये भी एक मैटर है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ, तो मार्केट का सेंटीमेंट पता चलता है कि मार्केट के इसके बेस पे ही चलते, क्योंकि आज सबको पता है जीएमपी क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको बता दिया कि वो ये एक अनरेगुलेटेड है, यहाँ पे कोई फिक्स रहता नहीं। वो जैसे मैंने बोला कि 50 जीएमपी है, जीएमपी चल रहा है, हमने ये वेबसाइट पे चेक किया, तो हो सकता है कि वो जीएमपी लिस्टिंग ना भी मिले हम लोगों को, ठीक है। तो ये मार्केट की कंडीशन पे भी काफ़ी डिपेंड करता है, तो हम लोगों को सोच समझ के ही डालना है उसमें। फिर आईपीओ दो टाइप के होते हैं, एक एसएमई और एक मेन बोर्ड। तो एसएमई में क्या है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ, जिसमें मिनिमम आपकी बिड 1,10,000 से स्टार्ट होती है और 1,45,000 के आसपास रहती है, वो एसएमई है, एक ही लॉट उसमें रहता है। जबकि मेन बोर्ड में क्या है, 15,000 भी हो सकती है, रिटेलर कैटेगरी में 15,000 से स्टार्ट होती है, और स्मॉल एचएनआई में 2 लाख के थोड़ा अबव होता है, 2,10,000 के आसपास, और इसमें बिग एचएनआई में 10 लाख के ऊपर होती है। फिर वो क्यूआईबी तो हम लोगों का कुछ काम का नहीं है। तो आईपीओ दो टाइप के होते हैं, एक स्मॉल और मीडियम, वो देख लिया आपने। अभी मैं आपको बोलूँ कि जो हम लोग ओडी पे जो आईपीओ हम लोगों को डालने हैं वो ऐसे में नहीं डालने हैं, लिख कर ले लीजिए, क्योंकि वो पैसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स डिपॉजिट पे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्न करने आए हैं, ना कि घुमाने आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा गेन मिलता है, नो डाउट, लेकिन उसमें आईपीओ अलॉटमेंट भी बहुत लकी होते हैं जिसको मिलता है, और काफ़ी रिस्क भी रहता है। तो मैं उसमें एसएमए में आपको मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, आपको सिर्फ मेन बोर्ड में ही जाना चाहिए। मेन बोर्ड में भी आपको देखना है कि उसका जीएमपी लास्ट डेट, जैसे कि 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच आईपीओ, कोई भी आईपीओ आया मेन बोर्ड का, अगर 3 तारीख उसके लास्ट है तो 3 जनवरी को आपको जाके देखना है कि जीएमपी कैसा है। मिनिमम मेरे हिसाब से 50 से 60% होना चाहिए, तभी जाके आप स्मॉल, अगर 10 लाख की है आपके पास तो डाल दीजिए 10 लाख की। स्मॉल जो 2,10,000 के आसपास निकलती है, वो आपके पास अगर 4 अकाउंट है तो 4 अकाउंट में डाल दीजिए। अगर मान लीजिए कि एक लग गया और 50-60% यानी करीब करीब 1,20 या 1,25 हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर मान लीजिए साल में आपके 10 आईपीओ, उसमें से मान लीजिए कि 20-25 मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं, उसमें से जीएमपी जो 18 या 15 ऐसे आईपीओ जिसमें जीएमपी
50% से अबव है, ठीक है। आपने 4 अकाउंट आपने डाल दिया, आपको साल में सिर्फ 2 ही लगते हैं 4 अकाउंट में, कोई भी 4 अकाउंट में 2 ही लगते हैं, तो भी नेट टू नेट आपके अगर एक 25 है तो उसके हिसाब से आप करीब करीब 2.5 लाख बन जाएंगे आपके। कितने? 2.5 लाख रुपीस आपके एक्स्ट्रा बनने वाले इस केस में। और बाकी का जो आपने टैक्स पे कर दिया तो करीब करीब आपके 2.1 या 2.2 लाख के अराउंड आपके बनने वाले हैं इसमें पैसे, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म गेन भी वो पे करना है। तो मोटा मोटी आपके पास आराम से अगर मैं देखूँ तो 2 लाख तो आपको बन ही जाएंगे अगर साल में एक लगा। अगर आपका नसीब अच्छा है और 4-5 लग गए तो मान लीजिए आपका नसीब अच्छा है तो कम से कम 5 से 6 लाख बन सकते हैं 10 लाख के अगेंस्ट में। और वो जो 70 जो आपको 7% इंटरेस्ट रेट देगा बैंक, वो तो देना ही देना है उसको, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोगों को लगा मेन बोर्ड में तो तुरंत ही लिस्टिंग के डे बेचना ही बेचना है, क्योंकि हमारा काम है 50-60% के लिए गेन के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर वो मिल जाता है तो स्टे करने का कोई मतलब नहीं है, जाके बेच दीजिए, वापस से पैसे लीजिए, फिर बैंक में जाके वापस से वो आप ऑनलाइन सब कुछ होता है आज के समय में, तो आप ऑनलाइन में पूरा पेमेंट कर दिए, 500-600 रुपये इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। बाकी के अगर नहीं लगा तो आपको कोई पे नहीं करने, ना ही कोई भरने हैं पैसे। तो ये बहुत ही एक अच्छी सिस्टम है IDFC बैंक के पास, ठीक है। तो ये है, और हमेशा याद रखिए, मैं लास्ट में आपको एक बार फिर से रिकैप करता हूँ, हम लोग ओडी जनरेट कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो हम लोगों को क्या चाहिए, बैंक से पूछना है कि भाई मुझे सैम अकाउंट में ओडी जनरेट करनी है। काफ़ी बैंक मना ही कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया IDFC फर्स्ट बैंक ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। और उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए किसी बैंक ने दे दिया तो उसको पूछना है कि भाई जैसे कि मैंने जनरेट कर दिया ओडी, जब तक मैं अगर यूज़ नहीं करूँगा तब तक मेरा कोई पैसा, यानी मुझे कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना है। अगर वो बोल रहा है नहीं आपको पे करना है ओडी जनरेट होते ही, तो वहाँ पे आपको दूर रहना, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उससे तो अच्छा है आप फिक्स डिपॉजिट रहने दीजिए। और ये IDFC बैंक में है कि सैम अकाउंट में जनरेट करके देते हैं। और दूसरा ये बेनिफिट रहता है कि आपको जब तक आप 8 लाख रुपीज़ जो आपको शो कर रहे हैं, अगर वो जब तक नहीं कटेंगे तब तक आपको कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना। मान लीजिए आपको एक साल में 15-16 IPO आए जिसका GMV 50-60% ग्रेटर देन है और लास्ट डे, और आपको एक भी नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट रेट उस केस में पे नहीं करना है। ये IDFC फर्स्ट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी बैंक की मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में इंक्वायरी की थी तो मुझे ये पता चला था। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है, जिसको अर्निंग एक्स्ट्रा करनी है, IPO के लिए पैसे नहीं है भाई, फिक्स डिपॉजिट है, अगर वो मैं ब्रेक कर दिया तो मैं फिक्स डिपॉजिट नहीं कमा पाऊंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आइडिया है मेरे हिसाब से। तो आपको पक्का ये IDFC फर्स्ट बैंक एक बार इंक्वायरी करनी चाहिए, या तो फिर अपने बैंक में जाके ये डिस्कस करना चाहिए कि अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर नहीं होगा सीधे ही बोलना कि भाई मुझे IPO के लिए अगर नहीं लगा तो मुझे इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना है, मुझे ऐसी फैसिलिटी चाहिए। अगर वो लोग देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक है आपके पास ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से ये रहे। और हाँ, उसमें आपको SME IPO प्लीज़ अवॉइड करना है, प्लीज़ अवॉइड करना है, सिर्फ मेन बोर्ड उसमें ग्रेटर देन 50%, क्योंकि क्या है कि आपको ग्रीडी नहीं बनना है, क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है, वो हमें फिक्स्ड, क्योंकि क्या है कि जो एक बार कैश ख़त्म हो जाता है तो उसको एक्यूमुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसमें ये बिना रिस्क के है, मान लीजिए एक ही IPO लगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 7% 10 लाख पे आपको मिल रहे हैं। और अगर एक IPO लग गया है तो आपको फर्दर एक 1.10 लाख के आसपास मिल सकता है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो बिना रिस्क के हम लोग ये काम कर सकते हैं। और मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है उसमें, फिक्स डिपॉजिट प्लस IPO में से। तो प्लीज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।